नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। कैंपेन यहां पर एक तरह से रुक गया है। हिमाचल की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है और इसके बाद सबकी नजरें 8 दिसंबर पर टिकी होंगी, जिस दिन इन चुनावों के नतीजे आएंगे। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाले रखी। कांग्रेस ने अपने पूरे प्रचार अभियान को पुरानी पेंशन यानी ओपीएस की बहाली के वादे की बुनियाद पर खड़ा किया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और डबल इंजन की सरकार की बदौलत हर 5 साल पर परिवर्तन होने वाली परंपरा को तोड़ने की जुगत में लगी रही। इसी परंपरा को ध्यान में रखकर बीजेपी ने चुनाव में नया रिवाज बनाएंगे फिर बीजेपी लाएंगे का नारा भी दिया है। साथ ही बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा करके चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि 12 तारीख को मतदान होना है। कैंपेन एक तरह से खत्म हो चुका है, बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी किए जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन अवाम का रुख क्या होगा? किस तरह से 2022 हिमाचल का चुनाव पहले के चुनावों से अलग है या इस बार क्या कुछ बड़ा बदलाव नजर आ रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ विजय डोगरा साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। प्रोफेसर रमेश चौहान जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हिमाचल की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। नागेंद्र रांटा जी मेरे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमाचल की पॉलिटिक्स पर आपसे भी हम बात करेंगे। और कमल नयन साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, वेलकम है प्राइम डिबेट इंडिया में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर रमेश चौहान जी सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि सर अब एक तरह से जो कैंपेन है वो खत्म हो गया, जो शोर था हिमाचल में चुनाव का वो एक तरह से थम चुका है। 12 तारीख का सबको इंतजार है। कैंपेन थम गया लेकिन दिल की धड़कन एक तरह से बढ़ रही है। हाँ, दिल की धड़कनें तो राजनीतिक दलों की मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा अभी चुनाव के परिणामों तक बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जी लोकतंत्र का एक ये 5 साल के बाद एक ऐसा परीक्षा है जो हर लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है राजनीतिक दलों को उस परीक्षा से जनता की नजरों में खरा उतरना ही होता है। अब आपके आरंभिक जो आपने जो मुद्दे उठाए थे, जैसे चुनाव प्रचार के दौरान इस बार का जो चुनाव है हिमाचल का, ये कैसे पिछले चुनाव से अलग है, तो इसमें 3-4 चीजों को मैं जोड़ना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो देखिए ऐसा है, ये चुनाव हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से एक आप कहेंगे इसको कि ये एक पीढ़ी के और एक राजनीति के स्तर पर एक नए नेतृत्व के युग का आरंभ है हिमाचल की राजनीति में। जी अभी 2017 के चुनाव तक तो एक वो पीढ़ी थी राजनेताओं की मुख्य दोनों दलों में, जिसका 2 दशकों तक तो प्रेम कुमार धूमल जी या वीरभद्र सिंह जी ने नेतृत्व किया अपने अपने दलों की तरह से, या उसके पहले शांता कुमार जी प्रमुख चेहरा रहे भाजपा के। कांग्रेस की तरफ से सुखराम भी थे किसी जमाने में, विजय स्टोक्स रही है, ठाकुर रामलाल रहे हैं। तो वो एक पीढ़ी थी, वो एक जनरेशन थी। परमार जी के बाद कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन 17 के चुनाव के बाद जो है मुख्य दलों के जो सीनियर नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो इस चुनाव में नेतृत्व उनका तो नहीं है। दिवंगत वीरभद्र सिंह जी तो इस चुनाव मैदान में, क्योंकि उनका निधन हो गया था, तो उनके बेटे और उनकी पत्नी चुनाव कांग्रेस की तरफ से उसका प्रचार और कमांड संभाले हुए है। और भाजपा की तरफ से जिस तरह का घटनाक्रम 2017 के चुनाव में हुआ जी, तो घटनाक्रम के अंतर्गत जो है जयराम जी को जिस तरह से मुख्यमंत्री की हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली गई, तो वो भी एक नई पीढ़ी के नेता है हिमाचल के। और जयराम जी के साथ साथ यहाँ पर श्रीमान नड्डा जी तो है ही है, जो भारतीय
जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छात्र राजनीति से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही निकले हैं, अनुराग ठाकुर है। उसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व को अगर हम नजर डालें तो सुखविंदर सुक्खू छात्र राजनीति से निकले हैं। उधर मुकेश अग्निहोत्री जो सीएलपी के लीडर है कांग्रेस के, वो हिमाचल में पहले तो पत्रकारिता करते रहे, लेकिन अब वो अपने सक्रिय राजनीति में आए हैं। तो ये एक नया तरह की एक परीक्षा होगी। बिल्कुल, यानी हिमाचल में एक बड़ा बदलाव इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो है वो इस चुनाव में आगे बढ़ती है और लीड करती है, एक तरह से नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात आपने प्रोफेसर रमेश चौहान जी रखी। मैं कमल नयन जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी 5 साल सत्ता में रही है और अब दोबारा से एक बार फिर से जनता के बीच में आप गए हैं। 12 तारीख को मतदान होना है, तो एक प्रेशर तो होगा बीजेपी पर। नमस्कार जी सर। और मैं आपके न्यूज 18 का आभारी हूं, और साथ साथ आज जितने भी दर्शक हैं उन सब दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप ठीक कह रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव का प्रेशर तो हर राजनीतिक दल के ऊपर होता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तैयारी के साथ, हम पिछले 6 महीने से चुनावों के दृष्टिगत तैयारी कर रहे थे। पता था कि चुनाव आने वाला है। हम पूर्ण तैयारी के साथ, पूर्व तैयारी के साथ और नियोजित सुनियोजित तैयारी के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमें जीत का भरोसा है। प्रेशर लेने का कोई मकसद जो है वो तय नहीं हो पाता, इसलिए हमने इस चुनाव को अच्छे ढंग से लड़ा है और इस चुनाव में हमारी जो विजयश्री है वो तय है। चलिए ठीक है, ये दावा तो आप कर रहे हो और शुरू से बीजेपी कर रही है, लेकिन 12 तारीख को आवाम का क्या मूड होगा और 8 तारीख क्या कुछ नतीजे आते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं विजय डोगरा जी आपके पास आना चाहूंगा। विजय डोगरा जी, जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही शुरू से ही और बार बार ये दावा कर रही है, कैंपेन में भी आप देखिए, बीजेपी के कैंपेन में जितने स्टार प्रचारक और पीएम मोदी से गृह मंत्री से लेकर जो पहुंचे, सबने दावा किया कि रिवाज बदलने जा रहा है हिमाचल का। जी मैं अबू जी, पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपके इस चैनल ने जिस तरह के मुद्दे और जो मुद्दा हिमाचल का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम और ये डिबेट, प्राइम डिबेट आपने शुरू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक ये प्रचार की बात है, क्योंकि राजनीतिक दल तो, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, हर 5 वर्ष बाद आता है जी, उसके लिए तैयारियां तो हर राजनीतिक दल करता है। लेकिन हिमाचल के जो मूलभूत मुद्दे थे उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने मर्जी स्टार प्रचारक लेके आए, माननीय प्रधानमंत्री भी इस प्रचार में कूदे, लेकिन हिमाचल की जो जनता ये बड़ी भोली भाली जनता है और हमारे जो मतदाता हैं वो बड़े प्रबुद्ध हैं। हमारे यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे थे, ये तो इनकी जो बैटरी थी, ये बैटरी तो क्योंकि डबल इंजन करते रहे और हिमाचल के जो अपने सरोकार के मुद्दे थे उसके ऊपर तो चर्चा किसी ने नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज प्रचार थमा है और प्रचार थमने के बाद अब क्योंकि 48 घंटे का और टाइम शेष है और इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि अब कोनो की बात नहीं, अब जो लोगों ने मन बनाया है और प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, ये जितनी मर्जी रिवाज की बात कर लें, कांग्रेस यहाँ अपनी सरकार ही नहीं बनाएगी। कांग्रेस यहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और कांग्रेस ने जो मूलभूत मुद्दे थे लोगों के, जो लोगों की समस्याएं थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें हमने अक्षर जो चीजें हैं वो हम सरकार बनाते ही लागू करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या थी ओल्ड पेंशन्स की, और कर्मचारियों को हमने ये कहा कि ये तो आपका हक है और हक मिलना चाहिए। अगर पूर्ववत जो हमारी सरकारें थी वो अगर पेंशन देती थी, लेकिन तो बीजेपी कह रही कि हिमाचल में कांग्रेस ओपीएस का वादा कर रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां पर उसकी सरकार है वहां पर लागू नहीं किया है। हमने ये जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने परसों किया था शिमला, मैं कमल नयन जी आ रहा हूं आपके पास जी। ये जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने परसों किया था, पिछले परसों, उसका मुंहतोड़ जवाब वहां के कर्मचारियों ने दे दिया है कि 332 लोग जिनको जो 2002 के बाद पेंशन रहित थे उनको पेंशन सरकार ने दे दी है। और ये हम नहीं कह रहे, वहां के कर्मचारियों ने कहा है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में बड़े मुद्दे जो इस प्रदेश के थे, जिसमें जैसे मनरेगा जैसी दिहाड़ी 212 रुपए हम 350 करने जा रहे हैं,
हम लोगों ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम पहली कैबिनेट में लागू करेंगे और 10 दिन के भीतर करेंगे। ये हम ही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और तीसरा बड़ा चलिए ठीक है, कमल नयन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के मेरे भाई साहब हैं, मेरे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मूलभूत मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करती है। मुझे बताइए, 9 लाख घरों को जो नल लगे, क्या वो मूलभूत मुद्दा नहीं था? क्या वो लोगों की समस्या नहीं थी? 60 साल से ऊपर के लोगों को जो सुरक्षा पेंशन मिल रही है, क्या वो मूलभूत मुद्दा नहीं था? जो एम्स हिमाचल प्रदेश में खुला, क्या लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुद्दा नहीं है? जो स्पाइस पार्क यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बना नालागढ़ में, वो क्या यहाँ का मुद्दा नहीं है? जो हरोली में ड्रग फार्मा पार्क खुलेगा, क्या वो लोगों का मुद्दा नहीं है? क्या जो 20,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी, 2 4 लेन बन रहे हैं, क्या वो लोगों का मूलभूत मुद्दा नहीं है? जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए गए, क्या वो मूलभूत मुद्दा नहीं है? और जो कांग्रेस बात कर रही है कि हम 3 महीने में दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप पूरे चुनाव के अंदर नेता नहीं बता पाए अपना। आप पूरे चुनाव के अंदर आपने जो 2012 में एक वादा किया था कि हम हर घर के किसी व्यक्ति को रोजगार देंगे, एक व्यक्ति को, ये बताएं मुझे। हमारे पास घोषणा पत्र है, तक इन्होंने आज तक कोई भी जो वादा किया है वो वादा पूरा नहीं किया है। कांग्रेस झूठ बोलती है। देखिए, जबानी जंग तो होती रही है। कैंपेन के बीच में बीजेपी और कांग्रेस आपस में खूब जबानी जंग होती रही है, लेकिन आवाम किस पर भरोसा करेंगे ये तो 8 तारीख पता चलेगा। 12 तारीख को मतदान होना है, उस दिन बड़ी तादाद में लोग निकल कर जाएंगे और जो भी मुद्दे होंगे, जो भी चीज होंगी, किस पार्टी पर, किन वादों पर जनता ने भरोसा किया है, यह देखना बहुत अहम होगा। मैं नागेंद्र रांटा सर आपके पास आना चाहूंगा। नागेंद्र जी, सवाल यह उठ रहा है कि हिमाचल की हम बात करते हैं, पहाड़ी राज्य है, दूसरे हमारे मुल्क के जो दूसरे स्टेट हैं, यहां पर जनता का जो मूड है हिमाचल का वो किस तरह से अलग होता है, और यहां पर जो मुद्दे होते हैं इन्हें किस तरह से देखा जाना चाहिए? हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य और हमारी हिमाचल प्रदेश की आबादी आपकी 70 लाख के करीब है। तो यहाँ की जो लोगों की जो मानसिकता है, जैसे हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ उसमें जो एक हिमाचलियत जो आइडेंटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटे राज्य के अंदर जो हिमाचल की जो हिमाचलियत है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, और यहाँ के लोगों के एक किस्म से एक स्पेशल स्टेट भी माना जाता है। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी जैसे 118 सेक्शन यहाँ पर है, जो जिसको आप कुछ लोग पहले 370 की कुछ धाराओं के 370 के अंदर जो कुछ सहूलियत मिलती थी उसके साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि बाहर के लोग यहाँ पे जो नॉन एग्रीकल्चर से वो यहाँ पे जमीन नहीं ले सकते, तो हिमाचल में जो ज्यादातर रेजिडेंट्स है, जो यहाँ के निवासी है, वो हिमाचल के ज्यादा पॉपुलेशन वाइज, इसके अंदर इनकी जो हिमाचलियत है उस पर इनको गर्व भी है और वो सेंसिटिव भी बहुत है इसके बारे में। जैसे बाहर से बहुत ज्यादा लीडर अगर यहाँ पर आते हैं तो उसको एक कई बार ये इसको एक राजनीतिक अतिक्रमण भी कह सकते हैं, मतलब ये मानते हैं कि भाई बाहर वाले क्यों आने चाहिए, कि हमारे मुद्दे अपने हैं। तो ये लोकल मुद्दों को ज्यादा अहमियत देते हैं, और लोकल मुद्दों में लोकल जो आपके डेवलपमेंटल इशू है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, और आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो जागृति है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों में, महिलाओं में भी बहुत ज्यादा है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक जागृति का भी तुलना करें तो यहाँ पे लोग बहुत जागरूक है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब हैं, सब जागृत है। यहाँ कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो 1-2% को छोड़ो, बाकी सबके पास जमीन है, हाउसिंग है, फूड। बिल्कुल, यानी हिमाचल की अगर कुल मिलाकर सर बात की जाए तो लोकल मुद्दे और लोकल जो इश्यूज हैं उन्हीं को जनता एक तरह से वोटर्स अपने जहन में रखकर वोट करने के लिए निकलते हैं। इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे, इस पर आगे भी हम बात करेंगे। लोकल इश्यूज की जब बात होती है तो किस किस तरह के इश्यूज होंगे, और बीजेपी या कांग्रेस ने जिन इश्यूज पे फोकस किया है या जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे उसे से देखा जाए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर हूं। डिबेट पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल में कैंपेन तो एक तरह से खत्म हो गया है, 12 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन मतदान से पहले सियासी पार्टियों की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से हिमाचल का चुनाव अलग होता है या इस बार क्या कुछ बड़ा बदलाव है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास पैनलिस्ट और मेहमान
साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद प्रोफेसर रमेश चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ब्रेक पर जाने से पहले मैं नागेंद्र रांटा जी से समझ रहा था कि किस तरह से हिमाचल के चुनाव अलग होते हैं। यहां पर बहुत से वादे किए गए, बहुत से इश्यूज और मुद्दों पर बात हुई। आप देखिए कि यहां पर जिस तरह से रांटा जी कह रहे थे कि लोकल इश्यूज, लोकल जो मुद्दे होते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जनता उनको अपने जहन में ज्यादा रखती है। लेकिन चुनाव में हमने सर देखा कि जो कैंपेन हुआ उसमें 370 की बात हो रही थी, उसमें पीओके की बात हो रही थी, राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, कॉमन सिविल कोड की बात हो रही थी। तो इस तरह के मुद्दे हिमाचल में उठाए गए। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, अगर मैं 90 के बाद हिमाचल की राजनीति का एक केंद्र बिंदु उसको समझने का प्रयास करें, अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, व्यापक स्तर पर, तो हम देखते हैं कि 90 के दशक तक जो है हिमाचल की राजनीति में कुछ भावनात्मक मुद्दे हावी होते नजर आए थे 80 और 90 के दशक में। जैसे कि क्षेत्रवाद की राजनीति एक मुद्दा था हिमाचल में, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, ओल्ड वर्सेस न्यू। इसका एक इतिहास भी है, उसमें नहीं जाते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो मुद्दा बहुत ज्यादा आज की तारीख में हिमाचल की राजनीति और चुनावी राजनीति में अब बहुत ज्यादा तर्क संगत नहीं रह गया है। नगेंद्र जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल में जिस तरह से इन्होंने लिटरेसी और दूसरी चीजों की बातें कही है, तो स्थानीय मुद्दों को अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर थोड़ी सी इसकी व्याख्या करनी चाहेंगे, मैंने इसमें कई बार लेख लिखे भी है कि लोग जो है जीवन से जुड़ी हुई जो मूल्य, मतलब बहुत सारी आवश्यक चीजें हैं जैसे रोजमर्रा के जीवन की, जिसमें आपको रोजगार की बात है, सड़कों की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, शिक्षा की बात है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल में इन चीजों का विकास के तौर पर नहीं कुछ पिछले कई सालों से है आगे बढ़ी है ये चीजें, लेकिन विकास क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है और लोगों में जागरूकता ये है कि भाई सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक ही विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, या सड़कें हैं, या बिजली पानी की बातें, उसमें गुणवत्ता भी आनी चाहिए। और गुणवत्ता का मतलब है कि हमारा जीवन कितना जो है और ज्यादा हम अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा, मतलब कितना बदलाव आया है पिछले 5 सालों में। जनता सर इसे भी देखती है कि पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है, मौजूदा सरकार ने कितना काम किया है। हाँ, ये 5 सालों की बात मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पिछले लगभग 3-4 सालों में लोग जो है मुद्दों के ऊपर आधारित अपनी जो है विमर्श को और अपने मत को जो है अल्टीमेटली जो है व्यक्त करते हैं। वो भावनात्मक मुद्दों को अब तरजीह नहीं देते हैं। और इसमें युवा पीढ़ी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मतदाता है, और उनको जो है बिल्कुल। मैं कमल नैन जी, देखिए बहुत मुख्तसर में मैं सबका जवाब लूंगा। कमल नैन जी, लोकल मुद्दे बहुत अहम है हिमाचल में, क्योंकि आप भी हिमाचल से आते हैं, तो हिमाचल में जनता जब भी वोट करने के लिए जाएगी तो उनके जहन में लोकल मुद्दे होंगे, लोकल इश्यूज। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। नागेंद्र जी का कहना भी बिल्कुल दुरुस्त था। जो स्थानीय मुद्दे हैं या लोगों की जो स्थानीय समस्याएं हैं, सड़क की, पानी की, रोजगार की, इन सब चीजों को लेकर के, इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने, या जो कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के दृष्टिगत एक बहुत बड़ी योजना है जिसको भारत सरकार लेकर के आई थी। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिम केयर करके एक जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी वो लोगों के लिए चालू की है। 1100 रुपए में 5 लाख तक का इलाज, 3 साल के लिए इसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। और ये सबसे बड़ी योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है। जो पीने के पानी का है, जल जीवन मिशन जो है, वो इसका दूसरा उदाहरण है, जो लोगों की सबसे मूलभूत सुविधा जो है हिमाचल प्रदेश में है। और मैं विजय डोगरा जी, पिछले 5 साल क्या हुआ जनता ये तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो सरकारें रही थी उन्होंने किस तरह से काम किया था, ये भी मुद्दा होगा। ये भी जनता के मूड में तमाम चीजें चल रही होंगी। अबू जी बड़ा क्लियर कट मुद्दा ये है कि जल जीवन मिशन जिसकी बात ये कर रहे हैं, अगर जल जीवन मिशन ने बहुत बड़ा काम किया तो इतना बड़ा घोटाला क्यों है? आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज एंटी इनकम्बेंसी क्यों है इस सरकार के विरोध में? आज कर्मचारी 5 वर्ष काले बिल्ले लगा के रोज करते रहे, और वो लोग
डोगरा जी मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं बीच नहीं बोल रहा था कमल नयन जी। हिमाचल जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप मुझे भी सुनिए, आप मुझे भी सुनिए। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो आपके पास है ही नहीं। आपका कोई बड़ा। अच्छा चलिए देखिए विजय डोगरा जी कमल नयन जी देखिए, दोनों लोग लड़िए मत, तथ्यों पर बात कर लीजिए, तथ्यों पर बात कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ आंकड़े तो आंकड़ों पर बात कर लीजिए। मैं दे रहा हूं जी जी तो मैं सुन रहा था। विजय डोगरा जी कुछ अगर आंकड़े तो आंकड़ों पर बात कीजिए। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं। मैं आंकड़ों पे इसलिए बात कर रहा हूं, आज हालत इस प्रदेश कैसा हो गया ना। इनके जितने स्टार प्रचारक आए ना, महंगाई पे बात की ना बेरोजगारी पे बात की। आज लोगों का जीना दूभर हो गया है। आज स्कूटी जो कभी 40,000 में मिलती थी, स्कूटी कमल नयन जी आप भी बोल सकते हैं बीच में। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस महंगाई और बेरोजगारी की कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस ने देश के ऊपर 60 साल तक शासन किया। आप बताएं कि बेरोजगारी के लिए आपने योजना क्या बनाई आज तक? आजादी के बाद सरकारें तो अगर हमारी योजना नहीं होती, रोजगार दिया, पूरा रोजगार दिया। अभी भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर आई है, केंद्र की सरकार लेकर के आई है। मेरी बात पूरी हो, ठीक है ना। विजय डोगरा जी अब जवाब दे रहे हैं। डोगरा जी अब जवाब दीजिए। आप जो सवाल उठा रहे हैं, रोजगार को लेकर सवाल आप उठा रहे हैं। 1000 नए लोगों के रोज सृजित हो गए। हमारे भाजपा सोलन के अंदर जो हम बना रहे हैं उसके कारण हजारों रोजगार सृजित हो रहे हैं। लेकिन आज तक 60 साल के शासन के बाद केंद्र के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक एम्स नहीं खोल पाई थी कांग्रेस की सरकार। IIM नहीं खोल पाई थी, जो कुछ कोई IIT लेकर नहीं आ पाई थी। नहीं तो डोगरा जी आप भी, डोगरा जी विजय डोगरा जी आप भी तथ्यों पर बात कीजिए। जिस तरह से कमल नयन जी कह रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, तो डोगरा जी आप भी तथ्यों पर बात कीजिए। 2013 में प्रधानमंत्री था, 1380 रुपए में सिलेंडर बिकता था गैस का। आप किस महंगाई की बात करते हैं? 250 रुपए की दाल मिलती थी किलो। आपने मेरे पास प्रदेश का सत्यानाश करके रख दिया। डबल इंजन की सरकार इतनी बुरी तरह से हावी है कि आपने तो कोरोना काल में भी घोटाला बड़ा किया है कि लोग पीपी किट मांग रहे थे और पीपी किट आप लोग छलनी जैसा कपड़ा दे रहे थे। कोरोना में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आप जैसी कांग्रेस की सरकार होती, लोग भूखे मर जाते, लोगों की हालत श्रीलंका जैसी होती, लोगों को आज तक वैक्सीन नहीं मिलती। भारत अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी वैक्सीन आज पहली बार बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, कांग्रेस आज तक कोई वैक्सीन बढ़ा पाई देश के अंदर। और ऐसा मत कहें महंगाई के ऊपर बात। चलिए ठीक है। देखिए जनता सब देख रही है, बिल्कुल जनता सब देख रही है टीवी स्क्रीन पर। इस तरह से हम टीवी स्क्रीन पर हम जरूर लड़ झगड़ सकते हैं, अपने मुद्दों को लेकर, आंकड़ों को लेकर हम जरूर अपनी बात रख सकते हैं। पूरे कैंपेन में भी हमने देखा किस तरह से हमला और जवाबी हमला होता रहा है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, आवाम सब कुछ देख रही है। एक लास्ट कमेंट नागेंद्र रांटा सर आपसे लेना चाहूंगा। रांटा जी, क्योंकि अब 12 को मतदान होने हैं, इससे पहले किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? हिमाचल में अगर हम बात करें तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कैसा बदलाव है लोगों में, किस तरह का जोश व खरोश है? हिमाचल प्रदेश की जनता में ये देखिए, आप चुनाव के टाइम में जो ये दो पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज है हिमाचल प्रदेश में जी, बीजेपी ने ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने की कोशिश की है। बीजेपी अंदर ये मानती है कि इनका जो यहाँ पे सरकारी जो परफॉर्मेंस है वो काफी कमजोर रही है, उसमें कोविड फैक्टर हो सकता है, कमजोर है परफॉर्मेंस। अगर आप आंकड़े उठाकर देखिए, जीडीपी में जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसको रिफ्रैक्शन आप जीडीपी में निकलता है। पूरे ये 4 साल का जीडीपी आता है, जो इस साल का वो अगले में आएगा, क्योंकि 5 साल में ये काउंट नहीं होगा बीजेपी वाला। तो 4 साल का अगर हम एवरेज निकाले वो 3.7% निकलता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 7.5 और 8 के बीच में रहता है। तो गवर्नमेंट अपने आप ही स्वीकार कर रही है कि हम जो आपका विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। उसके बाद है कि जैसे बीजेपी का है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपका सर्वे ऑफ द ये मदरसे का सर्वे करना, ये सारे हिमाचल में इरेलेवेंट इशू है, क्योंकि आपकी जो माइनॉरिटी है वो केवल 2.18% है। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय मुद्दों को स्टेट मुद्दे के साथ मिक्स किया जाए। और कांग्रेस ने पहले बहुत जो ये राजनीतिक चालाकी होती, उन्होंने नब्ज पकड़ ली जनता की, उन्होंने वो इशू उठाए, वो जनता के इशू थे।
अदरवाइज जो आपका संगठन देखो, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है और वो बड़े मेथोडोलॉजिकली काम करते हैं। कांग्रेस का संगठन कैंपेन में बीजेपी बहुत मजबूत रही और बहुत आगे बीजेपी रही, बहुत मजबूत रही है, बहुत आगे रही है। बिल्कुल। कब जो दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस का देखते हैं, कांग्रेस का संगठन बहुत वीक है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर अब तो कैंपेन वाला तो दौर खत्म हो गया। कैंपेन अब जो कैंपेन का दौर है, जो कैंपेन का शोर है, वो थम चुका है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि जनता का भरोसा और आवाम का भरोसा किसकी तरफ जाता है। 12 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो उस दिन पता चलेगा कि हिमाचल की जनता किसके साथ है, क्योंकि सबने बड़े बड़े वादे किए हैं, सबने सुनहरे ख्वाब एक तरह से हिमाचल की आवाम को दिखाए हैं। लेकिन न्यूज़ 18 बार बार अपने दर्शकों से और हिमाचल के वोटर से अपील करता है कि 12 तारीख को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान कीजिएगा, उसके बाद ही दूसरा काम कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी चर्चा हुई। नागेंद्र रांटा सर मेरे साथ जोड़ने के लिए, विजय डोगरा जी, प्रोफेसर रमेश चौहान जी और कमल नैन जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।